तो आज शुरू करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना एक के बाद एक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कैसा होगा ग्राफ? वेरी सिंपल, आप नोट्स में देख लेना। कट ऑफ पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग वोल्टेज और इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल और तुम्हारा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जाके सरफेस पे गिरता है, दोज टू फ्रीक्वेंसीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। नोट्स में मैंने एक सीरीज भी मेंशन किया है, उस सीरीज में भी ये चीज़ मेंशनड है। सो इफ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन एंड इट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। क्यों ओरिजिन से पास नहीं होगा? बिकॉज इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो से जीरो पे तो रेडिएशन या फिर एमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एमिशन कुछ एक थ्रेशोल्ड से ही स्टार्ट होगा। दैट्स वाई द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये वाले ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, कभी भी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो सकता बिकॉज ओरिजिन वाले फ्रीक्वेंसी में एमिशन होगा ही नहीं। एमिशन होने के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंचना तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जीरो होगा। बिकॉज जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर सरफेस को चाहिए न्यू नॉट, तो तुमने दिया भी सिर्फ न्यू नॉट ही है, ठीक है। सरफेस को जितना चाहिए, वट एवर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो सरफेस का थ्रेशोल्ड है, तुमने उसी फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट किया है। तो सरफेस को 50 चाहिए, तुमने एनर्जी भी 50 का ही दिया है। तो 50 में से 50 कट गया तो जीरो बचेगा। जीरो बचेगा यानी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं बचेगा। इक्वेशन में देख लो, अगर हमारा दिया हुआ फ्रीक्वेंसी भी न्यू नॉट है, तो एच न्यू नॉट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन या मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों कट के जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी होगा जीरो। द ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, देख लेना। कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये तो अभी जो किया है ऊपर वही वाला है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड डैश। एमिशन अगर हीट एनर्जी लेके जाएगा तो थर्मो आयोनिक। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाओगे तो उसे थर्मो आयोनिक कहते हैं। थर्मो मीन्स हीट। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। कौन से थ्योरी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उस तभी तो फोटॉन्स क्वांटा का कॉन्सेप्ट आता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग क्वांटा थ्योरी ऑफ लाइट या फिर पार्टिकल नेचर। इन दोनों चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन कलेक्टिव पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ग्राफ ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, चेक कर लेना कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट के किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी, सीरीज में ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.65, यानी हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ऑलरेडी वी नो स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 1.65। हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? ई वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ई स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 × 10⁻19 इंटू वी नॉट का वैल्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हो गया काइनेटिक एनर्जी का आंसर। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछा है, दिस वैल्यू विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। आंसर विल बी सी, 2.56, बिकॉज 1.6 × 1.6 2.56 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? इस ग्राफ का स्लोप होता है h बाई ई। इस ग्राफ का स्लोप होता है h बाई ई। अगर कंफ्यूजन है कि सर ये कहाँ से आया, तो गो टू नोट्स एंड लुक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन, नोट्स में जो वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन है वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। वहाँ पे हमने इक्वेशन भी बना के दिखाया है कि कैसे इसका स्लोप h बाई ई आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके। बट फॉर MCQ पर्पसेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज h बाई ई। In photoelectric effect experiment, if both the intensity and frequency of the incident light is doubled, then saturation photocurrent क्या होगा? देखो, सेचुरेशन करंट ये इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इंटेंसिटी। ध्यान रखना, नोट्स बार बार मैं कहूँगा, इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए नोट्स में दिए गए उस सीरीज़ को या फिर क्लास में करवाए गए सीरीज़ को अच्छे से याद रखना कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है। वो सीरीज़ आई थिंक हमने मेंशन किया है। जिनको याद नहीं है वो ये सीरीज़ लिख सकते हैं। तो इस सीरीज़ को अच्छे से याद रखना, जिन लोगों को याद नहीं है, दिस इज़ द सीरीज़।
जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो सरफेस पे आके गिरेगा उसके फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज एच इंटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। उसके साथ काइनेटिक एनर्जी कनेक्टेड है, उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल कनेक्टेड है, उसके साथ कलर ऑफ लाइट भी कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कलर ऑफ लाइट। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ क्या कनेक्टेड है? इंटेंसिटी के साथ ब्राइटनेस कनेक्टेड होता है, ब्राइटनेस के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ सैचुरेशन करंट कनेक्टेड होता है। तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। दीज टू सीरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो चीज यहाँ पे है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, जो यहाँ पे है उसका इन सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का। सैचुरेशन करंट कौन सी सीरीज में है? इसमें है। सैचुरेशन करंट का कनेक्शन किससे है? इंटेंसिटी से है। तो अगर हम इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो सैचुरेशन करंट भी डबल होगा। फ्रीक्वेंसी को डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गो टू क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरी क्वेश्चन खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 by लैम्डा। ये 1 by लैम्डा वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, जहाँ पे लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? बाई आइंस्टाइन्स वेरिफिकेशन हमें ऑलरेडी पता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तुमने जितना दिया तुम्हारा एनर्जी सरफेस जितना खाएगा, मान लो 80 सरफेस खा गया तो रिमेनिंग जो 20 होगा वही काइनेटिक एनर्जी होता है। सो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ देर पहले ही देखा है हम लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यू को कन्वर्ट कर देंगे। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा। याद रखना, न्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी। दिस इज ए रिलेशन वी हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो न्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी, तो न्यू की जगह लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। न्यू की जगह लिख लिया सी बाई लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, तो उसे डब्ल्यू लिख सकते हो या फिर ओमेगा। ठीक है, तो एच न्यू नॉट को हमने ओमेगा लिख लिया, वर्क फंक्शन। अब ई को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दो तो वी नॉट इक्वल्स टू ई यहाँ पे आ गया, तो एच सी बाई ई इंटू 1 by लैम्डा माइनस ई इधर भी आएगा, बिकॉज अगर ई यहाँ से शिफ्ट होगा दोनों के नीचे एक बार जाएगा। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ध्यान से देखो, अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो वी नॉट कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, करेक्ट। 1 by लैम्डा कौन से एक्सिस पे है? 1 by लैम्डा x एक्सिस पे है, करेक्ट। तो ये c वाला पार्ट यानी माइनस ओमेगा बाई ई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट। कहाँ पे होगा? नेगेटिव। यानी अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो ये y को इंटरसेप्ट यहाँ पे करेगा, और दिस इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ओमेगा बाई ई। तो हमें c का वैल्यू भी मिल गया। तो फिर ये एच सी बाई ई क्या डिनोट कर रहा है? दिस एच सी बाई ई इज डिनोटिंग m यानी स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एच सी बाई ई। और स्लोप माने क्या होता है? y एक्सिस बाई x एक्सिस, यानी v नॉट बाई 1 by लैम्डा। तो ये जो v नॉट बाई 1 by लैम्डा इट इज नथिंग बट स्लोप, उसको हम एच सी बाई ई भी लिख सकते हैं बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट m। तो बी वेरी क्लियर कि क्या इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, e को साइड चेंज करके यहाँ पे लेके चले गए, e इधर से इन दोनों के नीचे एक बार आ गया। उसके बाद हमने इस गिवन इक्वेशन जो मेरे पास बना है उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो y v नॉट कौन से एक्सिस पे है? y मैच हो गया। 1 by लैम्डा कौन से एक्सिस पे है? x, ये भी मैच हो गया। ये c वाला पार्ट यानी दिस माइनस ओमेगा बाई ई इज c यानी y इंटरसेप्ट। तो अगर इस ग्राफ को खींच के पीछे लाएंगे तो ये जो यहाँ पे कट करेगा दैट डिस्टेंस इज y इंटरसेप्ट, इसको बोलेंगे ओमेगा बाई ई। तो ये m वाला पार्ट कौन है फिर? दिस पार्ट इज बिहेविंग लाइक m। ये एच सी बाई ई इज बिहेविंग लाइक m। एंड व्हाट इज m? m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो तुम्हें स्लोप पूछा गया था इस ग्राफ का, तो ऑब्वियसली m ही होगा स्लोप। m कितना है? एच सी बाई ई, तो आंसर होगा एच सी बाई ई। क्वेश्चन नंबर 15, 16 खुद से कर लेना, दिस इज थ्योरी क्वेश्चन, तुम खुद से करोगे 14, 15। A photocell is connected in an electric circuit is placed at a distance d from the source of the light. photocell मान लो कोई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सरफेस है, इसे इन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट किया गया है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए लाइट। तो बल्ब यहाँ पे है, उससे d डिस्टेंस दूर, बल्ब से d डिस्टेंस दूर एक फोटो सेल लगाया गया है। A current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d by 3? जब इस बल्ब को
हम d/3 पे लेके आ जाएंगे, यानी 1/3 ऑफ d पे। तो अगर हम बल्ब को यहाँ से और करीब लेके आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाता है डिस्टेंस कम करने से। ब्राइटनेस बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन यू ब्रिंग ए बल्ब फ्रॉम हियर टू हियर, जितना सरफेस के क्लोज आएगा ब्राइटनेस बढ़ता है, ब्राइटनेस बढ़ना मतलब इंटेंसिटी का बढ़ना, इंटेंसिटी का बढ़ना यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना यानी फोटो करंट का बढ़ना। कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? फ्रॉम दिस सीरीज। ब्राइटनेस, intensity, number of electrons, saturation current, photo current, these are all connected to each other। ठीक है, these are all connected to each other। करंट कुछ भी हो वो यहीं से कनेक्टेड होगा, इसमें करंट का कोई काम नहीं है, सारे करंट्स आर कनेक्टेड टू इंटेंसिटी। तो याद रखना रिलेशन क्या है, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोटो करंट कितना होगा? 1 बाई डिस्टेंस का होल थिंग स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना। डिस्टेंस कितना है? d/3, तो 1 बाई d/3 का स्क्वायर विल बी योर करंट। तो सॉल्व कैसे करना है जल्दी जल्दी देख लो, 1 सेकंड लगेगा। पहले करंट है I, डिस्टेंस था d²। अब दूसरा वाला करंट का वैल्यू मुझे नहीं पता, बट अब डिस्टेंस हो चुका है d/3 होल स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ले लेंगे तो I'/I इक्वल्स टू d/3 यानी d²/9, 9 ऊपर चला गया तो 9/d इन d² इंटू, इससे डिवाइड होगा तो d² ऊपर आ जाएगा, d² कट गया तो 9 I'/I इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज I' इक्वल्स टू 9I। तो आंसर होगा 9I। नया करंट कितना होगा? 9I। तो रिलेशन यहाँ पे याद रखना, फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 खुद से करोगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही वाला रिलेशन, फोटो करंट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम टेक्निक एक ही बार करना है, रेशियो ले लेना है बाद में तुम्हें। ध्यान रखना इन चीज़ों का, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो कांस्टेंट आएगा, बट रेशियो लेने से कांस्टेंट विल गेट कैंसल्ड, बिकॉज वही तुम्हारे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन उठा के तुम्हें यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना था। जैसे ही डिवाइड करोगे के वापस कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड बाय फोटोइलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 eV। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। दिस इज जूल्स। ठीक है, हमें पता है दिस इज जूल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV0। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। 2 EV को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू 1.6 10⁻19 जूल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV0। यहाँ से हमें सिर्फ V0 पूछा गया है क्वेश्चन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E को यहाँ से यहाँ लेके आ गया। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो E को यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। ये कट जाएगा तो आंसर विल बी 2। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? सिर्फ 2। रिलेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV0, और काइनेटिक एनर्जी शुड बी इन जूल्स, और इसको जूल में ले जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना होता है। द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, 20 वाला क्वेश्चन नोट्स में है, ट्राई कर लेना। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट सपोर्ट्स क्वांटम थ्योरी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो नोट का पहला वाला पेज में देखना, एक टेबल गिवन है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बट फोटो क्वांटम थ्योरी इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट की वजह से आया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है। इस तरह के क्वेश्चन की कौन किस से इंडिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, करने के लिए क्या फॉलो करना होगा? वही सीरीज जो कुछ देर पहले मैंने एक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का सीरीज दिया था। 24, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वेवलेंथ का घटने से वेलोसिटी का क्या कनेक्शन है? बहुत ही सिंपल, देखो, वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। वेरी क्लियर। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो
क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज इन वेवलेंथ, डिक्रीज इन वेवलेंथ मीन्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. What determines the strength of photoelectric current? Intensity. Strength यानी एनर्जी, एनर्जी यानी सॉरी स्ट्रेंथ यानी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, करंट का स्ट्रेंथ हमेशा इंटेंसिटी के साथ ही कनेक्टेड होगा. किसी भी तरह का करंट, फोटोइलेक्ट्रिक हो, सेचुरेशन हो, ऑल द करंट्स आर कनेक्टेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कनेक्टेड टू इंटेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ इट्स फिगर. तो ये नोट्स का वो प्रूफ है, तुम्हें पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाला प्रूफ करके दिखाना है, मतलब वो लेनर्ड्स एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन करना है और कुछ नहीं. व्हाट आर द मेन 4 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो तुम्हें यहाँ पे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखना है. ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ करना. ठीक है, ये सेम टाइप का ग्राफ, सेम टाइप का ग्राफ मिलेगा तुम्हें नोट्स में. ये सेम टाइप का एक ग्राफ नोट्स में होगा, ध्यान से देखना. तो ये ग्राफ वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होगा. व्हाट आर द मेन 4 ऑब्जर्वेशंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तुम्हें लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नोट्स में मेंशन्ड है वो उसमें से कोई भी 4 पॉइंट उठा के लिख देना है. ठीक है, तो नोट्स में जाके देखना, देयर आर लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी 4 पॉइंट लिख लो. जिनके पास नोट्स नहीं है नेट से देख लेना लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी. नोट्स में मिल जाएगा, एग्जैक्ट ग्राफ है, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का एग्जैक्ट ग्राफ है. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑन शोन इन द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये ग्राफ है फिगर में, इस ग्राफ के बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं. ग्राफ में वाई एक्सिस में कौन है करंट, एक्स एक्सिस में कौन है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल माने वोल्टेज और करंट. विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट सेम एंड कांस्टेंट फॉर द 3 ग्राफ्स. इन 3 ग्राफ में कौन सा पैरामीटर सेम है. क्लियरली ग्राफ से देख के मुझे पता चल रहा है कि तीनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है. स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या कनेक्टेड होता है फ्रीक्वेंसी. तो क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है तो तीनों ग्राफ का फ्रीक्वेंसी अलग है. तो सेम क्या चीज़ है, तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, यानी तीनों ग्राफ का सेचुरेशन करंट सेम है. और सेचुरेशन करंट के साथ कौन कनेक्टेड होता है, सेचुरेशन करंट के साथ कनेक्टेड होता है इंटेंसिटी. तो तीनों ग्राफ का सेचुरेशन इंटेंसिटी सेम होगा. तो सेचुरेशन सेम है, इंटेंसिटी सेम होगा. रिमेंबर द सीरीज गिवन इन द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3. न्यू 1 न्यू 2 ये सारे वी नहीं है, ठीक है, न्यू है, दिस आर फ्रीक्वेंसीज. न्यू 1 न्यू 2 और ये न्यू 3, इन 3 फ्रीक्वेंसी में से सबसे हाईएस्ट कौन होगा. देखो फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट उसका होगा जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा है उसको रोकना उतना मुश्किल होगा. तो फ्रीक्वेंसी उसी का हाईएस्ट होगा जिसका स्टॉप करना उतना ही मुश्किल होगा, यानी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होगा. तो ये इन तीनों में से ये -2 मान लो तो ये -3 होगा, ये -4 होगा. ठीक है, मान एनी हाउ दिस विल बी द हाईएस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो दिस विल हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो न्यू 1 विल हैव द हाईएस्ट, उसके बाद न्यू 2, उसके बाद न्यू 3. तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना नेगेटिव में जाएगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चाहिए होगा उसको रोकने के लिए, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी या एनर्जी उतना ही ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 29 खुद से करना है, DIY नेट में सर्च करो, करके खुद से सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 30. Photoelectrons are emitted from a metal surface well illuminated with a UV light of wavelength 330 nanometer. तो incident wavelength given है. Minimum amount of energy required to emit an electron from the surface is 3.5 10 to the power minus 19 joule. Minimum requirement यानी work function given है. Calculate energy of the incident radiation. तुम्हें incident radiation का energy निकालना है. Incident radiation का energy is h into nu. Nu तो क्वेश्चन में given है नहीं, wavelength given है, तो हम क्या करेंगे, न्यू को c बाई लेमडा लिख लेंगे. तो एच सी बाई लेमडा, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू सबको पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34. सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड लेमडा यानी वेवलेंथ 330 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, बिकॉज ये नैनोमीटर में है. बस सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, तुम्हें इंसिडेंट रेडिएशन मिल जाएगा. तो प्लैंक कांस्टेंट के जगह हम प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डाल सकते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी का वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 330 नैनोमीटर, यानी 330 इंटू 10 टू द पावर -9. खत्म. उसके बाद कह रहा था काइनेटिक एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी
एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, इसको इधर शिफ्ट कर लिया यानी माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ माने वर्क फंक्शन, ठीक है, इसमें ओमेगा इंटू फ्रीक्वेंसी मत समझना, दिस होल थिंग इज शॉर्ट फॉर वर्क फंक्शन। तो इस पूरे टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस ऑफ दिस हो गया इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बस वर्क फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसका जगह हम 3.5 इंटू 10⁻19 लिख लेंगे जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। एच न्यू हमने अभी अभी निकाल लिया है यहाँ से, तो इसके इससे माइनस कर लेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन कह रहा है लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटोसेंसिटिव सरफेसेस ए बी सी, 3 सरफेस पे हमने लाइट इंसिडेंट किया ए बी एंड सी। फॉर सरफेस ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, पहले सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ ही नहीं। फ्रॉम सरफेस बी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, सेकंड वाले से खाली एमिट हुआ है। एंड फ्रॉम सरफेस सी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ है और उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तुम्हें पूछा गया कि तीनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करना है, ठीक है, वेरी सिंपल। देखो लाइट तो सेम वेवलेंथ का है यानी फ्रीक्वेंसी भी सबका सेम होगा, तीनों केसेस में फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। तो लेट अस कंसिडर कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा, तो तीनों केसेस का एनर्जी हम मान लेते हैं 50-50-50 है। पहले केस में लाइट गिरने पे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ तो सरफेस का रिक्वायरमेंट 50 से ज़्यादा होगा, तो एज्यूम कर लेते हैं सरफेस का रिक्वायरमेंट 100 है। सेकेंड केस में सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकला बट काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं बचा। काइनेटिक एनर्जी कुछ कब नहीं बचता, जब तुमने उतना ही सरफेस को दिया है जितना सरफेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो तुम्हारा एनर्जी 50 है तो सरफेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट भी 50 ही होगा, इसीलिए सरफेस के पास काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड इन द लास्ट केस सरफेस के पास कुछ बच गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि तुमने जो एनर्जी दिया है उससे कम रिक्वायरमेंट है सरफेस का। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ चुका है कि पहले वाले का थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकंड वाले का, उसके बाद लास्ट वाले का, ठीक है। तो कंपेयर द थ्रेशोल्ड, सबसे ज़्यादा होगा पहले वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। तो पहले वाले का क्या है, हाई मिनिमम रिक्वायरमेंट, सेकंड वाले का जस्ट सेटिस्फाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बचा ही नहीं, तुमने खाली सेटिस्फाई किया है। और थर्ड वाले में मच अबव मिनिमम रिक्वायरमेंट, तुमने जो दिया है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर है, तभी उसके पास कुछ बच गया काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। 32 कह रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ठीक है, ये न्यू है, वेलोसिटी भी कुछ मत समझना, दीज आर न्यू फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट तुमने न्यू किया था, एनर्जी कितना होगा एच न्यू, माइनस थ्रेशोल्ड कितना है न्यू नॉट, तो एनर्जी कितना होगा एच न्यू नॉट, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 33, इस तरह के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें डायरेक्टली नोट्स में देखो, ये ग्राफ भी नोट्स में अवेलेबल है, ये ग्राफ भी नोट्स में अवेलेबल है। सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देयर इज गिवन इन द नोट्स, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी आल्सो गिवन इन द नोट्स। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है देयर आर 3 कर्व्स शोन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूजिंग 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ये जो ग्राफ है ये 2 अलग अलग इंटेंसिटीज के हैं, 2 अलग अलग मटेरियल्स के, ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का बात हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में सेम है, लाइट चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। आइडेंटिफाई द 2 ग्राफ्स विच आर फॉर द सेम मटेरियल, तुम्हें ढूंढ के निकालना है ये दोनों ग्राफों में से कौन सा 2 ग्राफ ऐसे हैं जो सेम मटेरियल्स के हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, देखो अगर लाइट सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सेम फ्रीक्वेंसी विल रिजल्ट इन सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सेम मटेरियल। ऑब्वियसली अलग अलग मटेरियल में तो कहानी डिफरेंट हो जाएगा, बट अगर मटेरियल हम सेम रखेंगे तो सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी मींस डिफरेंट सैचुरेशन। किस केस में, इन केस ऑफ सेम मटेरियल। तो जरा ग्राफ में ध्यान दो, ऐसे कौन से 2-3 ग्राफ में ऐसे कौन से 2 ग्राफ्स हैं जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। देखो ये ग्राफ स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ये सेकंड वाला ग्राफ भी स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे, बट ये थर्ड वाला ग्राफ यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ऑब्वियसली इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, जबकि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इन ऑल द 3 केसेस लाइट इज सेम, लाइट सेम यानी सेम फ्रीक्वेंसी यानी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम मटेरियल के लिए। इसका मतलब थर्ड वाला इज ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल। तो थर्ड वाला किसी और मटेरियल का बना है तभी उसका सेम फ्रीक्वेंसी में भी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। तो 1 and 2 आर ऑफ द सेम मटेरियल, इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी में दे हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35. Ultraviolet light is incident on two photosensitive materials having work functions phi 1 and phi 2. In which of the cases will the kinetic energy emitted be greater? तो वेरी सिंपल, तुम जो इंसिडेंट लाइट दोगे उसमें से सरफेस कुछ खाने के बाद जो बचेगा वही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो देखो फाई 1 और फाई 2 में से फाई 1 ज़्यादा है, यानी सरफेस फाई 1 में ज़्यादा खा रहा है, फाई 2 में कम खा रहा है। तो फाई 2 में अगर ज़्यादा खाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कम बचेगा, और अगर फाई 2 में कम खा रहा है सरफेस तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ज़्यादा बच जाएगा। तो वेरी सिंपल, लो वर्क फंक्शन मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में वर्क फंक्शन कम किसका है, फाई 2 का, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 1 बिकॉज वर्क फंक्शन ऑफ 2 इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ 1। तो लोअर द वर्क फंक्शन मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36. In case of photoelectric effect experiment, explain the following facts given reason. The wave theory of light could not explain the existence of threshold frequency. ये फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है जो नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर ऑफ वेव थ्योरी जो नोट्स में अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों? बिकॉज तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लाइट में मोर फोटॉन्स सरफेस का हिट करेंगे, मोर फोटॉन्स हिट करते हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से निकलते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मोर करंट। ठीक है, वेरी सिंपल याद रखना, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटॉन्स हिट द सरफेस, मोर फोटॉन्स मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर करंट। क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. तो figure shows the variation of stopping potential with 1 by lambda for which metal A and B, lambda being the wavelength of the incident light। तो lambda हमने दिया है, wavelength कितना दिया है लाइट का, lambda। दो अलग अलग मटेरियल्स हैं A एंड मटेरियल B। हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ? ऑलरेडी ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, सिमिलर ग्राफ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा। ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है एच सी बाई ई। थोड़ा कुछ आज ही डिस्कस किया है, थोड़ी देर ऊपर जाके वीडियो के पहले देख लेना। वी नॉट वर्सेज 1 बाई लेमडा वाले ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई ई। तो एच सी बाई ई इज योर स्लोप। तो अगर स्लोप इस ग्राफ का एच सी बाई ई है तो वहाँ स्लोप से ही हम प्लैंक कांस्टेंट डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे ग्राफ का स्लोप पता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम इस ग्राफ का स्लोप है 7, तो अगर मुझे स्लोप पता है तो मुझे पता है स्लोप इज नथिंग बट एच सी बाई ई। तो फिर एच कैसे निकालेंगे, 7 इंटू ई बाई सी इक्वल टू एच। ई का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सी का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वहाँ से आराम से एच आ जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सर्फेस ऑफ मेटल ए इज इंक्रीज्ड, अगर हम लाइट सोर्स और सरफेस ए के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दें, पहले लाइट यहाँ पे था, अब लाइट को और दूर लेके चले जाएं, तो ऑब्वियसली अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ब्राइटनेस घट जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ा दोगे बल्ब को, बल्ब पहले ए से इतनी दूरी पे था, बल्ब यहाँ पे था, अब तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अगर बल्ब को दूर लेके जाओगे तो ब्राइटनेस घट जाएगा, ब्राइटनेस घटेगा तो इंटेंसिटी घट जाएगा। हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द लाइट बी अफेक्टेड? ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई कनेक्शन नहीं है इंटेंसिटी के साथ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, डिस्टेंस इंक्रीज करने से इंटेंसिटी घट जाएगा और इंटेंसिटी घटने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो डिस्टेंस बढ़ाने से ब्राइटनेस घट जाता है। मोबाइल में ट्राई करके देख लेना, जिनको क्लास याद नहीं है जस्ट ट्राई विथ योर फोन। फ़ोन जब टेबल के क्लोज रखोगे ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जैसे ही फ़ोन को टेबल से दूर लेके जाओगे ना फ्लैश लाइट ऑन करके, ब्राइटनेस घट जाएगा। फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके टेबल पे डाल के फ़ोन सामने रखो, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जितना फ़ोन दूर लेके जाओगे टेबल से ब्राइटनेस घट जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से ब्राइटनेस घटता है, ब्राइटनेस घटने से इंटेंसिटी घटता है, इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई कनेक्शन नहीं है। Question number 38. What is the frequency and why is it that frequency and not intensity of the light that determines whether emission of photoelectrons will occur or not? क्यों emission of photoelectron frequency पे connected है और intensity के साथ कोई relation नहीं है? बहुत ही सिंपल है। एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन हम कब निकाल सकते हैं, जब मेरा दिया हुआ एनर्जी सरफेस के मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा। मेरे दिया हुआ एनर्जी सरफेस के मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, और एनर्जी किस पे कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी के साथ। एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स वाई एमिशन इज कनेक्टेड टू फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, बिकॉज एमिशन में फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी कनेक्टेड है, और एमिशन तभी होता है जब एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 39.
ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सर्फेस, इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है यानी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, आर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं थ्रेशोल्ड पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या कहता है, एच न्यू यानी इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट सॉरी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो हमें न्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ये पूरा चीज ही क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, ओ सॉरी पूरा चीज नहीं, क्वेश्चन कह रहा है न्यू नॉट का वैल्यू निकालने के लिए, इस न्यू नॉट का वैल्यू ही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच का वैल्यू तो हमें पता है, प्लस हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, गलत लिख लिया, हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर नहीं होगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो हाफ वैल्यू पता है हमें ऑलरेडी। मास, किसका मास चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो इस मास का वैल्यू भी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना है। बस एच का वैल्यू, एच की जगह न्यू का वैल्यू, न्यू की जगह एच का वैल्यू, एच की जगह हाफ एम वी, इन सब का वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें क्या निकालना है, सिर्फ न्यू नॉट। वेरी सिंपल, साइड चेंज करोगे न्यू नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 430 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर एंड 660 नैनोमीटर, नैनो मतलब ही 10 टू द पावर -9 से कन्वर्ट करेंगे, और इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने का है, सरफेस का 600 नैनोमीटर इज इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन विच ऑफ द केसेस विल फोटो एमिशन टेक प्लेस, किस में फोटो एमिशन होगा। तो अगर इनको वेवलेंथ में ही रखोगे ना तो आंसर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सारे वेवलेंथ्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, तो ध्यान से देखो टेक्निक तुम्हारा ये होगा, पहले इन तीनों वेवलेंथ्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, फिर इनको कंपेयर करो, देन कंपेयर देम विथ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कितना है तुम्हारा, 600 नैनोमीटर इज योर थ्रेशोल्ड। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितने का है, थ्रेशोल्ड 600 नैनोमीटर, तो 600 × 10⁻⁹। इससे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी टेक्निक से हम 430 का भी निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 कितना होगा, c बाई 430 इंटू 10⁻⁹। सेकेंड केस के लिए हम न्यू 2 भी निकाल सकते हैं, 4 स्पीड ऑफ लाइट बाय 450 नैनोमीटर्स। इसी टेक्निक से हम न्यू 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, c बाय 660 नैनोमीटर्स। अब करना क्या है तुम्हें, न्यू 1 न्यू नॉट का कंपैरिजन करना है, न्यू 2 न्यू नॉट का कंपैरिजन करना है, न्यू 3 न्यू नॉट का कंपैरिजन करना है। इनमें से जो भी न्यू नॉट से कम होगा वो एमिशन नहीं कर पाएगा, और जो लोगों का वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा होगा यानी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा वो एमिशन कर पाएंगे। वेरी सिंपल, थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से तुम्हारा वैल्यू कम है तो तुम नहीं कर पाओगे, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है तो तुम कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, उसके बाद बस कंपेयर करना है। यहाँ से आंखों से देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि आंखों से देख के वी कैन से only this value will be greater than nu naught, this value will be greater than nu naught, this value will be less than nu naught। क्योंकि देखो यहाँ पे न्यू नॉट के केस में डिवाइड सी कितने से डिवाइड हुआ है, 600 से, तो वैल्यू बहुत छोटा होगा, बट यहाँ 430 से डिवाइड हुआ है तो वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा। किसी चीज़ को 600 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, किसी चीज़ को 600 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, किसी चीज़ को 430 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू उतना छोटा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 430 से डिवाइड करने पे वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि न्यू 1 न्यू नॉट से ज़्यादा है, 450 से भी डिवाइड करने से कंपेरेटिवली 600 से ज़्यादा होगा, तो न्यू 2 भी न्यू 2 भी ज़्यादा है न्यू नॉट से, बट 660 से डिवाइड करने पे वैल्यू छोटा हो जाएगा कंपेयर टू 600 से डिवाइड करने पे। इसका मतलब न्यू 3 एक अकेला वैल्यू है जो न्यू नॉट से छोटा होगा। तो विदाउट इवन सॉल्विंग यू कैन आंसर, बस जस्ट बाय नोइंग बेसिक मैथमेटिक्स कि किसी चीज़ को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा कंपेयर टू ए स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, टोटली डिपेंडेंट ऑन नोट्स, जैसा है वैसा कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 42, राइट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंटल वो तुम्हें लिखना है, नोट्स में ऑलरेडी है, ध्यान से लिख लेना, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट एग्जिबिट एमिशन, ये तुम्हें खुद से ढूंढ के निकालना है, DIY, डू इट योरसेल्फ, नेट से देख लेना। 43, in experiment of photoelectric effect, the incident radiation is increased, keeping the frequency same, the number of photoelectrons emitted will। ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन भी, इंटेंसिटी इंक्रीज किया है फ्रीक्वेंसी को सेम रख के, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख के इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी के साथ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा। 44, a light of frequency nu is incident on a metal surface whose work function is W0। न्यू का फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया है ऑन ए सरफेस जिसका वर्क फंक्शन है W0। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड, काइनेटिक एनर्जी कितना है K। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, अगर हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट विल बी व्हाट। अब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। ध्यान रखना, बस इंटेंसिटी को सेम रख के डबल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, अगेन DIY, खुद से सॉल्व ढूंढ के निकालना है इन चीज़ों का आंसर, ये भी खुद से ढूंढ के निकालना है तुम्हें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी तुम्हें खुद से ढूंढ के निकालना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 2, इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है। ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन बना जो एंगल थीटा बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज फाई, तो ये जो भी ग्राफ जिस सरफेस का है उस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, फाई। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड tan थीटा। अब व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप। ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन वाले नोट से पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। vs मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस पे है, हाँ y एक्सिस पे है। न्यू x एक्सिस पे है, हाँ न्यू x एक्सिस पे है। तो फिर ये c इज रिप्रेजेंटिंग दिस पार्ट, ये हो गया c का रिप्रेजेंटेशन। तो c कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट, यानी ये जो y इंटरसेप्ट हुआ है इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। अब एच न्यू नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज फाइव, तो ये पार्ट हो गया माइनस फाइव ई। तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स माइनस फाइव बाई ई। अब दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप होगा m, m रिप्रेजेंट्स h बाई ई। अगर ये पार्ट x है तो ये रिमेनिंग h बाई ई वाला पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई m, तो m इक्वल्स टू h बाई ई, यानी स्लोप इक्वल टू h बाई ई, यानी tan थीटा इक्वल टू h बाई ई। 49 खुद से करना। 50, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इज, अगर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, तो एनर्जी होगा एच सी बाई लैम्डा। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, अगेन डू इट योरसेल्फ, नेट से देख के आंसर लिख लेना। 52, डू इट योरसेल्फ, आंसर होगा मोमेंटम फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच विल बी सेम। एक ही अगर वेवलेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का तो मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एच इंटू न्यू। टू मेटल्स ए एंड बी हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का वर्क फंक्शन गिवन है। विच मेटल हैज लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेवलेंथ कम होगा। हमें दोनों का वर्क फंक्शन पता है, वर्क फंक्शन को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 EV क्या होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1.6, माने बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना होगा 4 को, तो जूल में चला गया। दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन यानी एच न्यू नॉट, बट हमें वेवलेंथ चाहिए तो हम न्यू नॉट को, एच न्यू नॉट को क्या लिखेंगे, एच सी बाई लेमडा नॉट, तो यहाँ पे लिख लिया एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ से हमें लेमडा नॉट निकालना है तो लेमडा नॉट को इधर शिफ्ट कर दिया, दिस होल वैल्यू नीचे आ गया, तो एच बाई सी डिवाइडेड बाई द होल थिंग, साइड चेंज, लेमडा नॉट इधर चला गया, ये पूरा वैल्यू नीचे आ गया। यही चीज़ तुम्हें करना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भी।
सेम एज इट इज। अब यहाँ पे हमने 4 से किया था, अब दोबारा हम करेंगे, बट यहाँ पे 4 के जगह हम 6 लिख के दोबारा इस इक्वेशन को लिखेंगे। ये कर लिया एक बार। नाउ अगेन बोल के हम दोबारा यही चीज़ रिपीट करेंगे, बट इस बार हम 4 के जगह इस 6 वाले एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे। तो 6 6। इसके बाद दो लैम्डा नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ऑब्वियसली दो वैल्यूज में से तुम्हें बोलना है कि किसका वेवलेंथ कम है। तो क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि पहले केस में वी गॉट एच सी इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, एंड सेकेंड केस में वी गॉट लेमडा नॉट डैश मान लो इसको, एच सी बाई 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड किया है कंपेयर टू दिस। ये 6 इंटू 1.6, ये 4 इंटू 1.6, क्योंकि ये डिवीजन का नंबर बड़ा है तो ये वैल्यू भी छोटा होगा कंपेयर टू दिस, यानी इसका सेकंड केस का वेवलेंथ कम होगा कंपेयर टू फर्स्ट केस। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? वी नॉट इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन न्यू नॉट वर्सेस 1/λ। ऑलरेडी ये ग्राफ बहुत बार मेंशन किया हुआ है, ये वाला ग्राफ न्यू नॉट या सॉरी वी नॉट माने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ बोला है ना, हाँ 1/λ। तो न्यू या 1/λ आर द सेम थिंग। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू का जो ग्राफ होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का भी सेम ग्राफ ही आता है। बिकॉज न्यू इक्वल्स टू 1/λ, तो ग्राफ विल बी सेम। ये ग्राफ ऊपर भी कई बार हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला ग्राफ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का है, तो सेम ग्राफ विल बी रिपीटेड लॉट्स ऑफ टाइम्स। हाउ कैन वन यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये तुम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जैसे स्लोप से निकाला था ना, वैसे ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। पहले भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने स्लोप में से कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके इसके स्लोप में से हमने कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाया था कि कैसे हम एच निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दोबारा वीडियो में जाकर देख लेना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम काइनेटिक राइट टू मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑटोलिटी इफेक्ट। ऑलरेडी नोट्स में है ऑब्जर्वेशंस। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल। ध्यान रखना एनोड पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो दिस इज नथिंग बट करंट वर्सेस पोटेंशियल का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ्स, इनकी बात हो रहा है, ठीक है। The maximum kinetic energy of a photoelectron emitted is doubled। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने डबल कर दिया। When the wavelength of the light incident on the photosensitive surface is changed from λ1 to λ2। जब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ को हमने λ1 से λ2 में शिफ्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। तुम्हें क्या क्या चीज़ें निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ माने मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंड वर्क फंक्शन, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2, ठीक है। तो पहला केस में आते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। क्योंकि मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी के ई, इंसिडेंट रेडिएशन यानी इंसिडेंट एनर्जी यानी एच न्यू, न्यू को लिख सकते हैं सी बाई λ1, यानी फर्स्ट केस जब हम λ1 यूज कर रहे हैं तो एच सी बाई λ1 माइनस वर्क फंक्शन। अब सेकेंड केस में जब हमने λ1 से चेंज करके इसे λ2 कर दिया, वेवलेंथ जब हम λ2 वाला ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई λ2 माइनस वर्क फंक्शन सेम रहेगा, बिकॉज तुम्हारा मटेरियल सेम है तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो तो के ई बाई 2 के ई इक्वल्स टू एच सी बाई λ1 माइनस
वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा टू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी कट गया, बच गया 1/2। टू ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा ट्वाइस एच सी बाई लेमडा वन माइनस टू डब्ल्यू। और ये एच सी बाई लेमडा टू माइनस डब्ल्यू यहाँ पे चला गया तो वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया एच सी बाई लेमडा टू माइनस ओमेगा। अब ये माइनस ट्वाइस ओमेगा इधर आएगा तो प्लस टू ओमेगा, प्लस टू ओमेगा माइनस ओमेगा बचेगा सिर्फ ओमेगा। और ये वाला टर्म इधर से इधर चला गया। देखो दोनों टर्म में एच सी कॉमन है, हमने एच सी कॉमन ले लिया, ठीक है। टू कॉमन नहीं होगा, टू गलती से कॉमन आ गया। दोनों टर्म में एच सी कॉमन आएगा तो टू बाई लेमडा वन माइनस वन बाई लेमडा टू, यही हो गया वर्क फंक्शन, खत्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क फंक्शन। अब हम वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा नॉट। वर्क फंक्शन कैन बी रिटर्न एज एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है। वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट, उसको एच सी बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। तो एच सी बाई लेमडा नॉट, एच सी बाई लेमडा नॉट, एच सी कट जाएगा तो बचेगा वन बाई लेमडा नॉट इक्वल्स टू टू बाई लेमडा वन माइनस वन बाई लेमडा टू। साइड बाइड चेंज कर दो तो इक्वेशन कुछ ये बनेगा, ये टू बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगा लेमडा नॉट इधर चला गया, ये पूरा चीज़ नीचे आ जाएगा तो वन बाई टू लेमडा वन माइनस वन बाई लेमडा टू। दिस इज लेमडा नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लेमडा वन एंड लेमडा टू, एंड दिस इज वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेमडा वन एंड लेमडा टू। बस यही क्वेश्चन ने पूछा था, बोला था वर्क फंक्शन को लेमडा वन लेमडा नॉट के लेमडा टू के टर्म्स में डिनोट करो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लेमडा वन एंड लेमडा टू के टर्म्स में डिनोट करो, बस हो गया इक्वेशन। वेरी सिंपल। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो दोनों केसेस में वर्क फंक्शन सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी पहले से डबल हो जाएगा और वेवलेंथ पहले लेमडा वन तो दोबारा लेमडा टू, फिर दोनों का रेशियो साइड चेंज, खत्म। क्वेश्चन नंबर 58, यूज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक equation to depict the variation of maximum kinetic energy of the electrons emitted with the frequency of the incident radiation। तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ चेक कर लेना। बी, the photosensitive surface is illuminated with a beam of yellow light and red light both of same intensity। दो अलग अलग लाइट लिया है, ऑब्वियसली येलो एंड रेड का वेवलेंथ अलग अलग होगा, रेड हैज़ मोर वेवलेंथ, येलो हैज़ लेसर वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा और येलो का वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। दोनों केसेस में इंटेंसिटी सेम है, यानी हम ऐसे सोचेंगे कि इन दोनों केसेस में जो बल्ब जलाया गया है, मान लो मेरा येलो बल्ब, ये रहा येलो बल्ब और ये रहा रेड बल्ब, बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये भी y तो ये भी y, तो सेम इंटेंसिटी होगा। इन विच केस फोटो इलेक्ट्रॉन माने ब्राइटनेस सेम है दोनों केसेस में। इन ईच केस फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा। ऑब्वियसली रेड हैज़ मोर वेवलेंथ, तो मोर वेवलेंथ लेसर फ्रीक्वेंसी यानी लेसर एनर्जी। येलो का वेवलेंथ कम है यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा एनर्जी यानी मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस एनर्जी यानी लेस काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस में पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल चुका है। नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ना कि दोनों केसेस में इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम यानी करंट सेम, तो नंबर ऑफ करंट सेम रहेगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा इन बोथ द केसेस। लाइट के कलर में कोई रिलेशन नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ऑल द रिलेशन इज विथ इंटेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल के ही दिया था कि दे हैव सेम इंटेंसिटी। कहाँ पे मेंशन है ये वर्ड, हाँ यहाँ पे, दे हैव सेम इंटेंसिटी इज ऑलरेडी मेंशन्ड, तो सेम इंटेंसिटी यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा, when the energy of incident radiation is increased by 20%, the maximum kinetic energy of a photoelectron emitted from a metal surface increases from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. देखना, काइनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको हमने 120% इंक्रीज कर दिया है. तो इंसिडेंट एनर्जी यानी एच न्यू को हम यहाँ पे ई मान के चलते हैं कि ई इंसिडेंट, ठीक है, ई आई माने ई इंसिडेंट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था 0.5 ईवी. तुम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेना ईवी को, फिलहाल मैंने यहाँ पे ईवी में ही रखा है. तुम्हें कन्वर्ट करना है तो ईवी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ से कन्वर्ट कर लेना. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी सॉरी इंसिडेंट एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाई 20%. 100 को 20% से बढ़ा दोगे तो इट विल बिकम 120. तो इंक्रीज्ड एनर्जी कितना होगा 120/100 इंटू ई आई, यानी 120% ऑफ ई आई. सीख लो ये चीज़ें, ये मैथ्स के हैं, क्लास 8-9 का जो परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चंस, मतलब लॉजिक है ये कि किसी चीज़ को 20% से बढ़ाना यानी वो 120 हो जाना. ठीक है, तो 120% ऑफ ई आई. तो नया एनर्जी हमने कितना दिया है 20% बढ़ाने के बाद 120/100 इंटू ई आई, यानी 120% ऑफ ई आई. ठीक है, 120% ऑफ ई आई. 120% मतलब 120/100 ऑफ मनी इंटू ई आई. तो नया एनर्जी होगा 120 आई. वर्क फंक्शन सेम रहेगा बिकॉज सरफेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सरफेस पहले जो भी रहेगा अभी भी वही रहेगा, प्लस नया एनर्जी हैज बिकम 0.8 ईवी. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो हमें 1 से 2 को डिवाइड करना है. जैसे ही 1 से 2 को डिवाइड करोगे दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, तो ई आई विल बी डिवाइडेड बाय 120/100 इंटू ई आई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन में W ले लेता हूँ प्लस 0.5 EV बाई W प्लस 0.8 EV. ये EI कट जाएगा, 100 10 काट दो, 6 2 ज़ा 12 2 सॉरी 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10, 5 ऊपर चला गया तो ये इक्वेशन बनेगा 5/6 W प्लस 0.5 प्लस W प्लस 0.8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें यहाँ पे W का आंसर मिल जाएगा. दिस टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, करके W का आंसर निकाल लो, खत्म. वही होगा वर्क फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फ्रॉम ए 100 watt mercury source irradiates a photocell made up of metallic surface. If the stopping potential is 1.5, then calculate work function and number of photoelectrons. देखो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है. वर्क फंक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. आइंस्टाइन इक्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. इन न्यू को हम क्या लिख सकते हैं hc/लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी. कितना गिवन है, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ है, बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5. अब ये तो हम सबको अभी तक पता चल चुका है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट E इंटू वी नॉट, माने E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हमने लिख लिया E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. वर्क फंक्शन बस हो गया सॉल्व. लैम्डा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 300 इंटू 10⁻⁹. एच हमें सबको पता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34. सी हमें पता है 3 इंटू 10⁸. तुम्हें सॉल्व करके बस वर्क फंक्शन निकालना है. ठीक है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी. तो ये बात याद रखना, पावर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी. इंसिडेंट एनर्जी कितना होगा, इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंसिडेंट एनर्जी इज नथिंग बट एच इंटू न्यू. और न्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम hc/λ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो hc/λ जो आंसर होगा वो होगा इंसिडेंट एनर्जी. तो नंबर ऑफ प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल बी पावर डिवाइडेड बाय ई इंसिडेंट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है बहुत ध्यान से देखना. अगर ये नीचे वाला लाइन मेंशन नहीं है
तो अभी जैसा किया वैसा करना है। अगर नीचे वाला लाइन मेंशन्ड होगा एग्जाम में कि 60% ऑफ द फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे बल्ब में से एक एक करके फोटोन आके सरफेस पे गिर रहा है, उस आउट ऑफ 100 फोटॉन्स ओनली 60 फोटॉन्स आर एबल टू डू एमिशन, बाकी 40 फोटॉन्स वेस्ट हो रहे हैं। तो तुमने जो सरफेस के ऊपर बल्ब लगाया है जिससे फोटॉन्स और क्वांटाज आके सरफेस पे गिर रहे हैं, उन 100 फोटॉन्स में से सिर्फ 60 फोटॉन्स आर एबल टू डू फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, बाकी 40 वेस्ट हो गए। तो ऐसे केसेस में कैसे निकालना है? ऐसे केसेस में निकालने के लिए टेक्निक है कि एफिशिएंसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी के साथ हम कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑलरेडी डन। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? पावर बाय ई इंसिडेंट। इंसिडेंट हमें कैसे निकालना है मैंने पहले ही बोल दिया, एच न्यू एच सी बाई लेमडा। लेमडा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सी पता है, एच पता है, इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगा। एफिशिएंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। एफिशिएंसी कितना क्वेश्चन में दे रहा है? 60%, यानी 60/100 इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। खत्म। तो जब ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेंशन रहेगा ना कि ये परसेंटेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हम इस अप्रोच में जाएंगे। पहले हम बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू पावर बाय ई इंसिडेंट। ये इंसिडेंट यहाँ से निकाल के बिठा देंगे, पावर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 100 वाट्स। उसके बाद हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे, इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो यहाँ से निकलेगा। एफिशिएंसी कितना है? 60%, यानी 60/100। क्वेश्चन में 50% एफिशिएंसी भी हो सकता है, तो 50/100 उस हिसाब से क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when light of frequency nu1 is incident on a photosensitive surface, the stopping potential is v1 if the frequency of the incident radiation becomes nu1 by 2। frequency आधा हो गया है, पहले था frequency nu1, अब frequency nu1 by 2 हो गया। and the stopping potential changes to v2। पहले stopping potential था v, अब stopping potential हो गया v2। find out the expression for threshold frequency for the surface in terms of v1 and v2। तो मैं threshold frequency निकालना है in terms of v1 and v2। ठीक है, वेरी सिंपल। पहले स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू1। एच न्यू1 माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं EV1 इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया हमने? न्यू1/2। तो एच न्यू1/2 इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस एच न्यू नॉट, बिकॉज वर्क फंक्शन में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, सरफेस तो जैसा है वैसा। तुमने बल्ब पहले न्यू1 वाला था, उसको खोल के तुमने आधे फ्रीक्वेंसी का बल्ब लगा दिया, यानी न्यू1/2 का बल्ब। सरफेस तो पहले जो था अभी भी वही है। तो सेकंड केस में एच इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे? न्यू1/2 माइनस वर्क फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो चुका है? v2, तो EV2। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो एच न्यू1 माइनस 2 इसके साथ जाएगा, तो 2H न्यू नॉट इक्वल्स टू 2 इधर चला गया, तो 2EV2। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एलसीएम लेके एक और इक्वेशन बना दिया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ठीक है, केस 2 केस 1। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 में हम इस टर्म को यहाँ लेके आ सकते हैं, माइनस एच नॉट को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस एच नॉट हो जाएगा। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच न्यू1, और वही एच न्यू1 का वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। ध्यान से देखना, अगर ये वाला टर्म मैं इधर भेज दूँ तो ये यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एच न्यू1। मैं यही वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो अगर हम यही वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो एच न्यू1 की जगह आई कैन राइट EV1 प्लस एच न्यू नॉट, तो EV1 प्लस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 2EV2 और इस माइनस ट्वाइस एच न्यू नॉट को हम उधर लेके चले गए तो प्लस 2H नॉट। कुछ नहीं किया है, बस पहले वाले इक्वेशन से हमने एच न्यू1 का वैल्यू निकाल दिया और उसी वैल्यू को हमने 3 में जाके इसमें पुट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने साइड चेंज किया और जो एच न्यू1 का वैल्यू है उसको 3 में डाल दिया। अब डालने के बाद ये हो गया इक्वेशन, और इस माइनस वाले टर्म को हम साइड चेंज करके यहाँ लेके आ गए, माइनस इज कम हियर एंड बिकम प्लस। अब देखो,
इस 2ev2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ev1 माइनस 2ev2 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, इधर चला गया तो दो एच न्यू नॉट में से एक एच न्यू नॉट माइनस हो जाएगा, बिकॉज प्लस है यहाँ पे चला गया तो माइनस, तो बचेगा सिर्फ एच न्यू नॉट। यहाँ पे e इज कॉमन, अच्छा पहले h को हटा देते, h यहाँ से डिवाइड कर दो तो e बाई एच वी वन माइनस टू ई बाई एच वी टू। दिस इज द आंसर ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। दिस इज द आंसर ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। ठीक है, बहुत ही सिंपल कहानी है, एक बार सही से कॉपी में बस उठा लेना। वैल्यू डालने के बाद बस साइड चेंज करके तुम्हें न्यू नॉट का वैल्यू निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the frequency of the incident radiation is doubled will the maximum kinetic energy will also be doubled? yes, अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी आधा किया था, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर लिया होता तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली डबल हो जाता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। 63 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस जिसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the intensity of the light is 150 megawatt per meter square, sorry megawatt नहीं milliwatt, 150 milliwatt per meter square, find the number of photons incident on this surface in 1 second। यानी तुम्हें number of photon incident per second निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, उसी फॉर्मूला से सॉल्व करना। फॉर्मूला है इंटेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट सीख लो, इंटेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी तुम्हें बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम के बारे में पूछा गया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो क्वेश्चन तुम्हें ये वाला टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो बाकी सबको हटा दो, बाकी सबको हटाओगे तो एरिया इधर चला गया तो एरिया इंटू इंटेंसिटी, और एनर्जी नीचे चला गया डिवाइडेड बाय एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय टाइम इज एरिया इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया, एरिया इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी। एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने एरिया यहाँ पे लिख लिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी कितना है 150, इंटेंसिटी को यहाँ पे लिख लिया 150 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, एच इंटू न्यू, बट क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है तो एच सी बाई लेमडा। ठीक है, बस इतना ही। तो ये आंसर जो है ये मिली वाट में है, इसको 10⁻³ से करके मेगावाट में भी लेके वाट में लेके आंसर निकाल लेना, वेरी सिंपल। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय टाइम इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो हमने एरिया इधर ले लिया, एनर्जी इधर आ गया। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तभी 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हैज बीन कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर एंड 150 मिली वाट, तो 150 इंटू 10⁻³ वाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय एनर्जी वेवलेंथ में है तो एच सी बाई लेमडा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 64। The wavelength of the light incident on a photosensitive surface decreases from 6000 angstrom to 5000 angstrom। तो जो तुमने लाइट इंसिडेंट किया है एक सरफेस पे, वो पहले था 6000 एंगस्ट्रॉम का, जो कम होके आ चुका है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी पहले था 0.46, अब बन चुका है 0.875। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। सिंपल कहानी है, हमें दो केसेस के लिए दो इक्वेशन बनाना है। पहले केस के लिए इंसिडेंट एनर्जी, तो एच सी बाई लेमडा 1 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड केस के लिए एच सी बाई लेमडा 2 इक्वल्स टू, क्योंकि सरफेस में कोई चेंज नहीं है तो वर्क फंक्शन प्लस 0.875। क्लियरली देखो, पहले केस में लेमडा 1 यूज होगा, दूसरे केस में लेमडा 2, बिकॉज पहले वेवलेंथ था 6000, उसके बाद हो चुका है 5000। तो लेमडा 1 में डालेंगे 6000 आंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेमडा 2 में डालेंगे 5000 आंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हारा टारगेट क्या है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। बस तुम्हें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करके वर्क फंक्शन का आंसर निकाल लेना है, खत्म।
ठीक है, तो इतना ही है क्वेश्चन। वर्क फंक्शन यानी इस पूरे चीज का वैल्यू निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन यूज करो एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन के यूज करके यू कैन फाइंड द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, उसके लिए कोई भी एक इक्वेशन इज एनफ। तुम यहाँ पे इक्वेशन को ईवी में से जूल में कन्वर्ट कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। एच का वैल्यू तुम्हें पता है, सी का वैल्यू तुम्हें पता है, स्पीड ऑफ लाइट लेमडा वन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 6000 आंगस्ट्रॉन्ग, उसको 6000 यहाँ पे डाल दो। तो तुम्हें वर्क फंक्शन का इक्वेशन या फिर इस पूरे चीज़ का वैल्यू किसी भी, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज विद द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तुमसे पूछ रहा है कि हमें एज का वैल्यू चाहिए, कि हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो हम प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी तुम इस बार प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली डाल नहीं सकते, तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे? देखो, प्लैंक कांस्टेंट निकालने के लिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, खत्म। जैसे ही 1 से 2 या 2 से 1 माइनस कर दोगे, दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड। तो इक्वेशन क्या रहेगा? एच सी बाई लेमडा वन माइनस एच सी बाई लेमडा टू इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तो माइनस में कट गया, तो 0.46 ईवी माइनस 0.875 ईवी। तो 0.46 ईवी माइनस 0.875 ईवी, 875 ईवी। ईवी ईवी को कन्वर्ट कर लेना एक साथ, 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके। लेमडा वन का वैल्यू तुम्हें पता है, लेमडा टू का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। एच कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, हो गया। एच कॉमन ले लो तो द इक्वेशन एच और सी कॉमन ले लो, सी को उधर भेज सकते हैं हम लोग, अच्छा एक साथ करेंगे। सी को कॉमन ले लो, एच से कॉमन ले लिया, तो 1/λ1 माइनस 1/λ2, दोनों का वैल्यू यू ऑलरेडी नो, λ1 λ2, λ1 इज 6000, λ2 इज 5000। कन्वर्ट करना 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो, तो सी इधर भेज दो, इसका वैल्यू शिफ्ट कर दो, एच का आंसर आ जाएगा। यानी दैट अल्टीमेट टारगेट इज, इस बार एच का वैल्यू बिना डाले यू हैव टू जस्ट फाइंड द आंसर। तो टेक्निक में दिखा के दे रहा हूँ। 1 से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। पुट ऑल द वैल्यूज एच के अलावा, सारे वैल्यूज डाल दो, डाल के एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बस इतना ही तुम्हारा काम है। सारे वैल्यू सी की जगह सी का वैल्यू डाल के जस्ट कैलकुलेट एच। एक सेकंड यहाँ पे छोटा करके दिखा देता हूँ। एच सी यू टेक कॉमन, सो 1/λ माइनस 1/λ2 इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, इधर आंसर रहेगा ये आंसर आ गया -0.415। सी यहाँ नहीं चाहिए, सी को इधर से हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी उधर शिफ्ट कर लो, हो गया तुम्हारे एज का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 65। In photoelectric emission, stopping potential is constant. Maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is constant. In each of the cases, which quantity of the incident radiation is kept constant? Stopping potential constant रखना मतलब frequency constant रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना मतलब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना। तो हमने किस चीज़ को कांस्टेंट रखा है? फ्रीक्वेंसी को। वाई आर एल्काली मेटल्स मोस्ट सुइटेड एज फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स? खुद से नेट में सर्च करके आंसर इसका लिख लेना, इट इज़ जस्ट थ्योरी क्वेश्चन कि एल्काली मेटल्स क्यों ज़्यादा सुइटेड होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज उनका वो इलेक्ट्रो, तुम्हारा वो बॉन्ड नेचर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन छूट के बाहर जा सकता है इजीली, बट नेट में देख लेना, यू विल फाइंड अ सुइटेबल आंसर। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव आइदर सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम स्पीड। In each cases, which particle has shorter de Broglie wavelength? अब de Broglie wavelength का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी। तो मोर मास लेस इज द वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ और मास का कैसा रिलेशन है? ज़्यादा मास, मोर मास, लेस विल बी द वेवलेंथ, लेस मास, मोर विल बी द वेवलेंथ, इनवर्स रिलेशन। तो अगर दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन और फोटोन हैव आइदर सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम स्पीड, तो हम क्या बोल सकते हैं
कि इन ईच ऑफ द केसेस, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो वेवलेंथ प्रोटॉन का कम होगा इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से। खत्म। बिकॉज मास और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी सेम रहेगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, मास ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। 66 का बी, वाई द बिगर ऑब्जेक्ट इन डेली लाइफ डो नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में क्यों हमें वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं दिखता, जैसे तुम्हारा टेबल, चेयर, बुक्स, इन चीज़ों में कभी हमें वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं दिखता, क्यों? तो क्यों डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स में हमें देखने को नहीं मिलता डी ब्रोगली वेवलेंथ? बिकॉज ए ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास विल हैव वेरी 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 स्मॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ। सोच के देखो, जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मुकाबले इनका मास बहुत ही ज़्यादा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे एटॉम्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिनका मास इंटू 10⁻³ केजीज में है। तो तुम डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट जिनका मास 500 ग्राम हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, ऐसे चीज़ों का मास काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा मास होगा तो वेवलेंथ बहुत ही छोटा हो जाएगा। दैट इज़ वाई इन लार्ज ऑब्जेक्ट्स वी डू नॉट सी डी ब्रोगली वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ ए लार्ज मास डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी टाइनी। A graph shows the stopping potential against incident frequency for two photosensitive metals A and B as shown in the figure. तो ग्राफ यहाँ पे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ वोल्टेज। ऑब्वियसली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई वी नॉट, वी नॉट इज द कट ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक वेलोसिटी का क्या इक्वेशन बनेगा, 2 ऊपर चला गया 2 ई वी नॉट, एम से एम यहाँ पे है नीचे चला गया, बस खत्म। वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ 2 ई वी नॉट बाई एम। दिस इज योर होमवर्क, ये खुद से करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी ऊपर एक किया हुआ है। 69 and then 69 and this 70, 69 तो हो गया, 70 इज ए क्लास क्वेश्चन। एक बार देख लेना, 70 क्वेश्चन में अगर किसी को कंफ्यूजन है वी विल डू इट अगेन, बट 70 हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन क्लास, बट तुम चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। When a given photosensitive material is irradiated, माने उस पर डाला गया है, सरफेस पे हमने इंसिडेंट किया है विद अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, सरफेस पे लाइट डाला है फ्रीक्वेंसी न्यू, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज वी मैक्स, यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वी मैक्स। ग्राफ किस चीज़ का है, वी मैक्स स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये। ग्राफ में अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार जस्ट फॉर अ सेकेंड ध्यान से देखना ग्राफ में। ग्राफ में ध्यान से देखो, ये वी मैक्स स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, जहाँ पे ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू l है और इस पार्ट का वैल्यू n है। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए x में n चलना होगा, y में 0, तो इट विल बी n,0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें x में कुछ नहीं चलना बट y में -l चलना है। तो x में कुछ नहीं चलना, y में -l चलना है। इस कॉन्सेप्ट से हम इस पार्ट लाइन का, इस पूरे लाइन का ही स्लोप निकाल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो कहीं पे भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, अभी निकाल के रख रहा हूँ, बाद में काम में आएगा इसीलिए। इस पर्टिकुलर पार्ट का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम इसको ले लेंगे 2, let us consider this as your second point, this as your first point। तो y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -l डिवाइडेड बाय x2 कितना है n माइनस x1 कितना है 0। तो आंसर आ गया l/n। ये बात याद रखना कि हमने स्लोप कैसे निकाला। अब क्वेश्चन में रिटर्न जाते हैं, आगे देखो।
ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक कांस्टेंट निकालना है और हमें वर्क फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम के मुकाबले, ठीक है, एल एन और एम, एल एन और एम के टर्म्स में वर्क फंक्शन निकालना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। वेरी सिंपल। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। तो वेरी सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई करके 2 को मैं इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h न्यू माइनस 2 फाई नॉट। एम को मैं यहाँ पे डिवीजन में भेज दूं तो एम यहाँ भी आ जाएगा, एम यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ से एम चला जाएगा। बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को ग्राफ के साथ एक बार ध्यान से देखो। ग्राफ में वाई एक्सिस में कौन बैठा है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का जो स्क्वायर है इट शुड बी इन द वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी शुड बी इन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन बैठा है? फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस में आएगा फ्रीक्वेंसी, यानी दिस शुड बी इन द एक्स एक्सिस। तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? c, यानी y इंटरसेप्ट। और ये 2h by m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस 2h by m इज रिप्रेजेंटिंग m यानी स्लोप। ध्यान रखना ये m और ये m सेम नहीं है, दिस इज मास, दिस इज स्लोप वाला इक्वेशन का m है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये मास नहीं है, ये स्लोप वाले इक्वेशन का ग्रेडियंट वाला पार्ट है। तो क्लियरली मुझे यहां से समझ में आ गया कि मेरे इस इक्वेशन का जो स्लोप है दैट स्लोप इज नथिंग बट m इज नथिंग बट ट्वाइस h बाई m। तो ये जो ट्वाइस h बाई m वाला टर्म है इट इज नथिंग बट स्लोप। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि स्लोप फ्रॉम द इक्वेशन इज ट्वाइस h बाई m। अगेन हम ग्राफ से भी तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया था तब स्लोप का आंसर कितना आया था? देखो, जब हमने ग्राफ से 2 पॉइंट लेके स्लोप कैलकुलेट किया, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 1, तब स्लोप कितना आया? l बाई n। तो ग्राफ से स्लोप आ रहा है l बाई n, इक्वेशन से स्लोप आ रहा है ट्वाइस h बाई m। बोथ आर सेम स्लोप। ये ग्राफ इक्वेशन भी तो इसी लाइन का है, स्लोप भी इसी लाइन का है। तो इफ बोथ आर द सेम थिंग तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस h बाई m इक्वल्स टू l बाई n। तो ट्वाइस h बाई m इक्वल्स टू l बाई n। तो ये स्लोप इक्वल टू ये स्लोप। ये h by m is calculated from the equation and L by n is calculated from the graph. So we know the slope from the graph is L by n. तो इसको इक्वेट कर दिया ट्वाइस h by m जो हमारा इक्वेशन का स्लोप है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे therefore slope equals to twice h by n। again from graph slope equals to L by n। अगेन फ्रॉम ग्राफ स्लोप इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे निकाला वैसे ही निकाल के लिखेंगे स्लोप इक्वल्स टू एल बाई एन। फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, इक्वेट करने के बाद हमें एच निकालने के लिए बोला था प्लैंक कांस्टेंट। तो साइड चेंज कर लो, एम यहाँ पे चला गया तो एम इंटू एल, 2 नीचे आ गया तो एम एल बाई ट्वाइस एन, दिस इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट। तो हो गया प्लैंक कांस्टेंट प्रूफ। सेकंड कह रहा है ग्राफ में से वर्क फंक्शन निकालो। अब ध्यान से देखो, हमारा y इंटरसेप्ट कितना आ रहा था? y इंटरसेप्ट वाज माइनस 2h नॉट बाई m। y इंटरसेप्ट कौन सा वाला रीजन होता है? इस रीजन को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। तो इस रीजन का वैल्यू कितना है? माइनस 2 फाई नॉट बाई m। तो इस वाले रीजन का वैल्यू है माइनस 2 फाई नॉट बाई m। इस वाले रीजन का ग्राफ क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है? l, यानी l विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 फाई नॉट बाई m। माइनस तुम ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, बट ऑब्वियसली l इज ऑल्सो नेगेटिव तो माइनस हम लेके कर सकते हैं। तो हमारा y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस 2 फाई एफ नॉट फाई नॉट बाई इक्वल टू माइनस l। दोनों सेम सेम चीज़ है, मॉड डाल दो या फिर माइनस कैंसिल कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू विल हैव 2 फाई नॉट बाई m इक्वल्स टू l। यहाँ से हम साइड चेंज करके क्या लिख सकते हैं? m इधर चला गया तो ml, 2 नीचे आ गया तो ml बाई 2 इज फाई नॉट वॉज वर्क फंक्शन। तो हो गया वर्क फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ m l बाई 2। n यहाँ पे मेंशन नहीं है, n का जरूरत ही नहीं है। तो वर्क फंक्शन किस टर्म पे रिप्रेजेंट हो गया? ml बाई 2। और अल्टीमेट कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो।
अगर वर्क फंक्शन ml/2 है, वर्क फंक्शन के अंदर ही तो h न्यू नॉट होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज इक्वल्स टू ml/2। तो यहाँ से हम न्यू नॉट निकाल सकते हैं, न्यू नॉट इक्वल्स टू ml ट्वाइस h। अब ml/2, अब h का इक्वेशन क्या है, ml/2n, h इक्वल्स टू ml/2n, तो h के जगह लिखेंगे ml/2n, ऊपर चला गया, ml ml कट गया, 2 2 कट गया, यानी n, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू n। तो हम लिखेंगे वी नो, थर्ड वाले केस के लिए वी नो फाई नॉट इक्वल्स टू ml/2, फाई नॉट माने h नॉट, इम्प्लाइज h नॉट, इधर h इधर चला गया, ml/2h, h की जगह h का वैल्यू डाल दिया, ये वाला वैल्यू हो गया n, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू n। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, मोमेंटम कितना होगा, एल लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv, तो मोमेंटम इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, यानी mv इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, लैम्डा को हम लिख सकते हैं c बाई न्यू, तो c बाई न्यू, न्यू ऊपर चला गया। Photon of energy 1 electron volt and 2 electron volt are successively incident on a metallic surface of work function 0.5। तो पहले एनर्जी है 1 eV का, पहले फिर है 2 eV का, सरफेस का एनर्जी है 0.5 eV। तुम्हें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सेकंड केस में भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। 1 eV से 0.5 eV छोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 0.5 eV, और 2 eV से 0.5 eV छोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 1.5 eV। दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले लो, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। मास ऑफ फोटोन इन मोशन, तो मूविंग मास का इक्वेशन ये है, ध्यान रखना, मूविंग मास का ये इक्वेशन होगा जिसे हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, ये सीख के रख लेना, इसलिए मैंने स्टार मार्क के दिया है, सीख के रख लो। बट अगर रेस्ट मास पूछे तो रेस्ट मास हमेशा जीरो होगा। मास ऑफ फोटोन इन मोशन अगर ना मेंशन्ड हो, यानी रेस्ट मास मेंशन्ड हो, तो आंसर हमेशा जीरो होगा। बट अगर मूविंग मास है तो आंसर होगा hf/c², जहाँ पे f इज फ्रीक्वेंसी, ये सीख के रख लेना। Energy of photon E equals to hf, its momentum is p equal to h by lambda, where lambda is the wavelength. With this assumption find the speed of light। ऑलरेडी हमें पता है c equals to nu into lambda, nu माने फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया है, तो हम भी f से कर लेंगे, तो c equals to f into lambda। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन से हम f का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू e बाई h, h यहाँ पे आ जाएगा ना, तो f इक्वल्स टू e बाई h इंटू, यहाँ से हम लैम्डा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इधर भेज दो और p को यहाँ पे भेज दो, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, h कट गया तो e बाई पी, c इक्वल्स टू e बाई पी। रेडिएशन ऑफ पावर of 3.31 watt is falling on a surface, 20% of the light is absorbed and the remaining is reflected। Calculate the number of photons reflected per second। तो मैं number of photons reflected per second निकालना है। number of photons reflected per second का एक फॉर्मूला होता है, number of photons reflected का क्या फॉर्मूला होता है, number of photons equal to power reflected by energy, incident energy, ठीक है, power reflected by incident energy। तो कितना पावर रिफ्लेक्ट हुआ है, 20% एब्जॉर्ब हुआ तो 80% रिफ्लेक्ट हो गया, तो 80% ऑफ द टोटल पावर इज रिफ्लेक्टेड। टोटल कितना था 3.31, उसमें से 20% तो एब्जॉर्ब हो गया, बाकी 80% रिफ्लेक्ट हो गया, तो 80% ऑफ पी टोटल डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, यानी h इंटू न्यू। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इक्वल्स टू 10⁻12 हर्ट्स, बस हो गया मेरा काम। तो आंसर होगा इन रिफ्लेक्टेड पावर divided by h into 10 to the power 12, that is the number of photons per unit per second। ये नहीं चाहिए, 75 76 में जाओ। कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इन ए मोनोक्रोमेटिक बीम जिसका एनर्जी निकालने का h c बाई लेमडा और मोमेंटम निकालने के लिए h बाई लेमडा। लेमडा ऑलरेडी गिवन है 3.31.5 नैनोमीटर, तो यहाँ पे जस्ट लेमडा का वैल्यू दोनों केसेस में डालना है, h एंड c तो तुम लोगों को पता ही है। How fast should a hydrogen atom travel in order to have the same momentum as that of a proton in part A। यहाँ पे प्रोटॉन का जो मोमेंटम होगा, अगर वही मोमेंटम हाइड्रोजन को चाहिए पार्ट ए से, जो भी मोमेंटम का आंसर आएगा, यहाँ से जो भी मोमेंटम का आंसर आएगा, अगर वही मोमेंटम प्रोटॉन को चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए, तो उसके लिए उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए। क्लियर है। तो मान लो यहाँ का मोमेंटम आया p डैश, तो यहाँ हाइड्रोजन का मोमेंटम भी कितना होगा p डैश, तो p डैश विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज m इनटू v। यहाँ पे किसका मास यूज करेंगे, हाइड्रोजन का मास,
या फिर हाँ हाइड्रोजन का मास। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पी डैश डिवाइडेड बाई एम। एम कितना लेना है हाइड्रोजन का, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो बहुत सिंपल है, पहले वाले केस से हमें एनर्जी निकालना है और मोमेंटम निकालना है। यहाँ पे जो भी मोमेंटम का आंसर आएगा दैट मोमेंटम शुड बी सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वही आंसर हम यहाँ पे बिठा देंगे, विल बी इक्वल टू एम इंटू वी। एम मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लेना है, 1.6 10⁻27 kg। वहाँ से बस वेलोसिटी निकालना है तुम्हें साइड चेंज करके, तो पी डैश बाई एम। क्लियर है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि पार्ट ए में जो मोमेंटम आएगा उसी मोमेंटम को सेकंड केस के लिए हाइड्रोजन के मोमेंटम के वैल्यू सेम होगा। तो पार्ट ए में अगर मोमेंटम का आंसर 80 आया तो हाइड्रोजन का मोमेंटम भी कितना होगा, 80। पार्ट ए में अगर आंसर 70 आया तो हाइड्रोजन का मोमेंटम भी कितना लेना है, 70। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको पी डैश ही मान लिया है, बोथ आर पी डैश। सॉल्व करके ट्राई करके देखना। The de Broglie wavelength of a ball of mass 120 gram moving with speed 20 meter per second is, तो de Broglie wavelength lambda equals to h by mb। m क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 120 ग्राम, kg में कन्वर्ट कर लेना, एंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे डाल देना बस। Uncertainty in position of a particle is same as its de Broglie wavelength. Uncertainty in its momentum is, क्वेश्चन कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेम एज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम इज, तो अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन और उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दोनों सेम है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज डेल्टा एक्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लेमडा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल्स टू एच बाई टू एच बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई टू एच बाई। डेल्टा एक्स का वैल्यू बाई क्वेश्चन इज लेमडा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज सेम एज वेवलेंथ। तो यहाँ से हमें डेल्टा पी मिल गया एच बाई ट्वाइस बाई इंटू लेमडा इक्वल टू एच बाई ट्वाइस बाई को हम लिख सकते हैं एच बार, याद रखना एच बाई ट्वाइस बाई कैन बी रिटर्न एज एच बार। तो एच बार बाई लेमडा, तो आंसर होगा बी। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा, एच बार बाई लेमडा। An electron is accelerated through a potential difference V. Its de Broglie's wavelength is lambda. If the accelerating voltage is V by 2, its de Broglie's wavelength will be. तो इस फॉर्मूला से आराम से निकाल लेना, lambda इक्वल टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी, वी फॉर वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे V मतलब वोल्टेज, V E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इजीली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, V की जगह V बाई 2। तो करना क्या है, पहले बार हम इक्वेशन v वाले यूज़ करेंगे। इन द केस लैम्डा डैश विल बी एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी बाई 2। तुम्हें दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा, तो एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम ई रूट ओवर वी बाई 2 इंटू डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी एच कट जाएगा, ट्वाइस ए में कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ रूट ओवर वी बाई रूट ओवर वी बाई 2। तो रूट ओवर वी बाई 2 विल अल्टीमेटली गिव यू रूट 2, रूट वी कट जाएगा, कट के रूट 2 रहेगा, तो लेमडा डैश विल बी इक्वल्स टू रूट 2 इंटू लेमडा। ये होगा फाइनल आंसर, तो रूट 2 लेमडा इज ए फाइनल आंसर। 80 खुद से करना है, 81 नोट्स में देख लेना, लेमडा का रिलेशन तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दोनों केसेस के लिए तुम्हें लेमडा यूज़ करना है इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम है तो के सेम रहेगा। तो एक बार हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे एच एम रूट ओवर ट्वाइस एम पी बाई काइनेटिक एनर्जी। एक बार हम लेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए, तो एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम अल्फा काइनेटिक एनर्जी। दोनों का रेशियो ले लो, सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क ये दोनों खुद से ट्राई करोगे, ध्यान रखना बस यहाँ पे रेशियो लेना है, ठीक है। रेशियो पूछा ही है क्वेश्चन में, तो दोनों का रेशियो ले लेना। इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन हैव इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है तो दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम होगा, बिकॉज दिस रिलेशन ना लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m। अच्छा, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम स्पीड, अगर सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम है,
देन पार्टिकल एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, तो इन चारों में से वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होगा, जिसका मास मिनिमम होगा। अगर सबका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एज तो हमेशा से ही कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है देन लैम्डा एंड एम इज इन्वर्सली रिलेटेड। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो जस्ट फाइंड आउट इन चारों में से मास किसका सबसे कम है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। 86. A heavy particle initially at rest placed into two particles of mass m1 and m2 having non-zero velocities, यानी दोनों का वेलोसिटी v1 v2 कुछ होगा। The ratio of their de Broglie wavelength associated with the particle is, दोनों के de Broglie wavelength हमें चाहिए। Initially at rest, thus momentum will be same, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली दोनों ही रेस्ट में थे तो दोनों का मोमेंटम इनिशियल मतलब मेन मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये फिजिक्स में क्लास 11 में पढ़ा था। कोई चीज़ अगर इनिशियली रेस्ट में है उसके बाद स्प्लिट हो जाए तो उनका टोटल मोमेंटम तब भी सेम ही रहता है। सो P1 विल बी इक्वल्स टू P2। अब हमें पता है लेमडा वन इक्वल टू एच बाई P1, लेमडा टू इक्वल टू एच बाई P2, तो दोनों डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो ले लो, लेमडा वन बाई लेमडा टू, एच सेम है, P1 P2 सेम है, तो आंसर होगा 1। तो इस तरह के केसेस के लिए आंसर होगा 1, जहाँ पे पार्टिकल इनिशियली टुगेदर था और रेस्ट में था, उसके बाद स्प्लिट हुआ। तो पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट में है उसके बाद स्प्लिट होकर दो पीस होगा, दोनों पीसेस का मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। द डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी नॉट। इसका एक और फॉर्मूला है 1.227 रूट ओवर वी 10⁻⁹ मीटर, वी माने वोल्टेज। 88 खुद से करना है। 89. Two lines marked A and B in the figure below shows that the plot of a de Broglie wavelength lambda versus 1 by root V, where V is potential. दो न्यूक्लियर के लिए है, H मतलब H2 हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, हमें ये इक्वेशन पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई इंटू 1 बाई रूट वी, ये वाला इक्वेशन। V को थोड़ा अलग से लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, वी को अलग से लिख ही सकते हैं। इसके बाद हमने ये 1 बाई रूट वी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया लेमडा बाई 1 बाई रूट वी, पूरा 1 बाई रूट वी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई। लेमडा कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस। 1 बाई रूट वी कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस, यानी और बेसिकली फाइंडिंग वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, जिसे हम कहते हैं स्लोप। ग्राफ की भाषा में वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, एज बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई, यानी इस ग्राफ का स्लोप क्या है, एज बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई। अब ध्यान से देखो, एज बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई में एच इज कांस्टेंट, टू इज कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, यानी अल्टीमेटली स्लोप किस पे डिपेंडेंट है, रूट ओवर मास के ऊपर, यानी अल्टीमेटली स्लोप इज डिपेंडेंट ऑन 1 बाई मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, क्योंकि ग्राफ में हमें इजीली दिख रहा है कि स्लोप बी का ज़्यादा है ए के मुकाबले, ए बी इज़ मोर स्टिप, बी में चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना, बी इज़ मोर स्टिप। तो अब क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है तो बी का मास कम होगा ए के मुकाबले, ठीक है। क्यों, तो फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन में लेमडा वर्सेस 1 बाई रूट वी का है और मुझे इक्वेशन ये वाला पता है, तो हमने 1 बाई रूट वी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो लेमडा बाई 1 बाई रूट वी इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई। Lambda is in y-axis, 1 by root v is in x-axis, y-axis by x-axis is slope, slope equal to h by root over twice me, h is constant, 2 is constant, charge of electron is constant, यानी slope is ultimately proportional to 1 by m। तो जिसका slope ज़्यादा उसका मास कम, तो क्योंकि b का slope ज़्यादा b का मास कम होगा। क्वेश्चन नंबर 90 खुद से करना है। प्लॉट 91 में ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। 92 कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ सोडियम इज दिस, और लैम्डा हमें गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट विच इलेक्ट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो तुम्हें उस काइनेटिक एनर्जी को ढूंढना है जहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी यही होगा। तो बेसिकली लैम्डा हमें पता है, एच आई नो, 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी के इज द काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें ढूंढ के निकालना है। तो ये पता है, एच पता है, 2 पता है, m पता है, काइनेटिक एनर्जी ढूंढ के निकालना है। साइड चेंज
plot a graph showing the variation of de Broglie's wavelength lambda associated with a charged particle of mass m versus root v। तो तुम्हें lambda versus root v का एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो lambda versus root v का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये रहा ग्राफ का शेप, m1 और m2 दो मासेस के लिए। तो अगर m जिसका मास कम होगा उसका ग्राफ का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। तो m1 एंड m2 में से m1 हैज़ लार्जर वैल्यूज, इसका मतलब m1 का मास कम है। ठीक है, तो ये आ गया ग्राफ लैम्डा वर्सेस रूट वी का एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ लैम्डा एंड अल्फा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव्स ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ये भी तुम लोग खुद से आराम से कर पाओगे। DIY 95 देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज 0.30। कैलकुलेट द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग चीज़ निकालने के लिए अलग अलग इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पहला इक्वेशन पता है, लैम्डा इक्वल टू एज बाई ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक और इक्वेशन हमें पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी नॉट। तो एक और इक्वेशन हमें पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एज बाई एम वी। तो जब वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाएगा ना स्पीड, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। लैम्डा की जगह हम वैल्यू डालेंगे 0.30 नैनोमीटर्स, यानी लैम्डा इज 0.30 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर्स। एज हमें पता है, मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 9.31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलो, और वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा। सेकंड केस में बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ ईवी, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो जूल में होगा। लेमडा की जगह लेमडा का वैल्यू, एच की जगह एच का वैल्यू, 2 की जगह 2, मास की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलो। काइनेटिक एनर्जी जो आएगा इट विल बी इन जूल्स, उसको बस डिवाइड करना है तुम्हें 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये चला जाएगा ईवी में। तो हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करेंगे ये वाला। 96, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर काइनेटिक एनर्जी को पहले वैल्यू के 1/4 में रिड्यूस कर दें, देन हाउ मैनी टाइम्स विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट बिकम। तो नया डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो ध्यान रखना कि हमने काइनेटिक एनर्जी को पहले से 1/4 कर दिया, तो अब ये नया जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। वेरी सिंपल, लैम्डा 1 इक्वल्स टू एज बाई ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पहली बार तो इक्वेशन ये रहा, सेकंड केस के लिए लैम्डा 2 वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू एज बाई रूट ओवर ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो पहले काइनेटिक एनर्जी का 1/4 है। बाई क्वेश्चन हमें पता है नया काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी का 1/4 है, तो इसके जगह हम 1/4 ऑफ ke1 लिख सकते हैं। इसके बाद जो तुम्हें करना है वो है इन दोनों का रेशियो, लैम्डा 2 वर्सेस लैम्डा 1 का रेशियो। बस जैसे ये रेशियो लोगे ज़्यादातर टर्म्स कट जाएंगे, हो गया तुम्हारा काम। देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे छोटा करके। So all you have to do is lambda 2 divided by lambda 1. So lambda 2 is by root over twice m into root over 1 by 4 into root over kinetic energy into, ये उल्टा करके लिखना होगा, इसको उल्टा करके लिखना होगा डिवीजन में, root over twice m root over kinetic energy divided by h कट गया, ट्वाइस एम गया, काइनेटिक एनर्जी गया, 1/4 का रूट यानी 1/2, तो यानी लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज 2/1। हो गया काम खत्म। ठीक है, इतना ही करना है तुम्हें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर दोनों इक्वेशन का रेशियो। ये अभी की नहीं चाहिए, 98 में चले जाओ। 98 कह रहा है, फोटोन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, प्रूव दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज दिस टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। ठीक है, रिलेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें ऑलरेडी फ्रॉम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हमें पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू
एच बाई पी। सो पी इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। तो हम पी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। जब पी का स्क्वायर करेंगे तो एच का भी स्क्वायर होगा, लेमडा का भी स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अब तुम्हें यही शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी और फोटोन के बीच का रिलेशन। तो फोटोन का एनर्जी कितना है, एच सी बाई लेमडा। अब अगर हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ई फोटोन विल बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। काट कूटने के बाद तुम्हें बस डिवाइड करना है, तो हम करेंगे ई फोटोन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो ट्वाइस एम लेमडा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच एच कट गया, लेमडा लेमडा कट गया, तो क्या बचा, ट्वाइस एम सी बाई लेम एच इंटू लेमडा। काइनेटिक एनर्जी इधर से यहाँ पे भेज दो, यानी एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज ए ट्वाइस ट्वाइस एम सी लेमडा एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्वाइस, ये एन नहीं एम होगा, ट्वाइस एम सी लेमडा एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वही जो इक्वेशन कह रहा है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, करना क्या है, बस रेशियो लेना है और कुछ नहीं। सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक रेशियो। सो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, फोटोन का एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, फिर 1 से 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। A particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference of v. Plot a graph between de Broglie's wavelength and associated with its function of v. तो लेमडा वर्सेस 1/√v का ग्राफ ड्रॉ करना है। थोड़ी देर पहले हमने किया था, वही सेम ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर लेना। लेमडा वर्सेस 1/√v, कुछ थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में ही तुम्हें ये ग्राफ मिला है, नहीं मिला है तो नोट्स में देख लेना, दिस ग्राफ इज प्रोवाइडेड। Calculate the energy required by de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 400 volt. वेवलेंथ निकालना है, पोटेंशियल गिवन है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई रूट वी। वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ये लेमडा वर्सेस 1/√v का ग्राफ, अगेन सेम क्वेश्चन जो ऊपर किया था वही वाला ग्राफ यहाँ पे भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि मास निकालो, वही कहानी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, स्लोप और मास का कैसा रिलेशन था, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मास कम, तो क्योंकि यहाँ पे ए का स्लोप ज़्यादा है तो ए का मास कम होगा बी के मुकाबले। ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले हमने किया है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, ऑलरेडी डन है, आप ऊपर से देख लेना। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ 3। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, तो मोमेंटम इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। एच का वैल्यू सबको पता है, लेमडा कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर दिस देख लो, कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ वेव एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन हैविंग 500 by 1.6 eV energy. How will the wavelength be affected for alpha particle having the same energy? अगर किसी अल्फा पार्टिकल के पास भी सेम एनर्जी है तो वेवलेंथ में कितना चेंज होगा। तो पहले तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए। हैविंग एनर्जी इतना है तो वेवलेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। तो पहले केस में हम क्या लगाएंगे, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, पहले केस का लेमडा यहाँ से आ जाएगा। और हाउ विल द वेवलेंथ बी इफेक्टेड फॉर ए अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी, तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी हम सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ट्राई इट योरसेल्फ, इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना। A particle associated with de Broglie wavelength of 1.2 nanometer, the kinetic energy of the particle is made 4 times. Calculate the new wavelength. पुराना वेवलेंथ लैम्डा h by रूट ओवर ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। अब न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश, अब पुराना काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम्स हो चुका है, 4 गुना। सो न्यू लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू h by रूट ओवर ट्वाइस एम 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगा वो पहले काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना होगा। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे ऐसे लिखना था ना, हम लोगों ने न्यू काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखना होता था, न्यू काइनेटिक एनर्जी Ke2, बट Ke2 इज इक्वल्स टू पुराने काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना। ठीक है, तो ये आ गया लेमडा डैश। लेमडा क्वेश्चन में गिवन है, लेमडा कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस लेमडा इज 1.2 नैनोमीटर्स, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻9। क्वेश्चन कह रहा है नया लेमडा डैश निकालो, कैसे निकालेंगे, रेशियो। सो यू विल डू लेमडा डैश
बाई दिस। तो जब रेशियो लेंगे तो लेमडा डैश बाय 1.2 इंटू 10⁻⁹ विल बी इक्वल टू एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम के ई रूट 4 इंटू, इसको उल्टा करके लिखेंगे ट्वाइस एम के ई डिवाइडेड बाई एच कट जाएगा, ट्वाइस एम के कट जाएगा, आंसर रहेगा 1/√4 यानी 1/2। तो लेमडा डैश इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁹। बस रेशियो लेना है, दिस बाई दिस। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो लेमडा डैश आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 मीटर। यहाँ से आ गया तुम्हारा न्यू वेवलेंथ। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम स्पीड, वेलोसिटी दोनों का सेम है, वेलोसिटी सेम होगा तो वेवलेंथ मास पे डिपेंडेंट होगा, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास, मास ज़्यादा वेवलेंथ कम। The wavelength of the wavelength of a wave associated with a particle of kinetic energy E is lambda. How will the wavelength, by what factor is the kinetic energy changed so that when the wavelength becomes lambda by 2? Same concept, हम वही ये वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, दिस काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो लैम्डा इक्वल्स टू एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस में लैम्डा कितना चेंज हो चुका है, लैम्डा बाय 2, ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। करना क्या है तुम्हें, अगेन रिलेशन पूछा है ना, तो रेशियो इस बार 1 डिवाइडेड बाई 2, बस इससे इसको डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा। तुम्हें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू, बस ठीक है, जस्ट टेक द रेशियो। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1840 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1840 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। When they are subjected to a uniform electric field, they start accelerating, which accelerating, अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। Which of them will have large acceleration? इन दोनों में से एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा? If they start from rest and have the same de Broglie wavelength तो 1 angstrom, दोनों का de Broglie wavelength सेम है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय रूट ओवर ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन के लिए सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो बस दोनों का वेवलेंथ बाई क्वेश्चन सेम है ना, लैम्डा इसका भी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, इसका भी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, बस रेशियो ले लो। तो लैम्डा ई बाई लैम्डा पी इक्वल्स टू एच बाय रूट ओवर ट्वाइस एम ई रूट ओवर के ई इंटू उल्टा कर दो ट्वाइस एम पी रूट ओवर के ई डैश डिवाइडेड बाई एच कटेगा। आगे वाले स्टेप में ये तो दोनों का वेवलेंथ सेम है तो ये 1 हो जाएगा। आगे वाले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम पी कैन बी रिटन एज 1840 टाइम्स एम ई, तो एम पी की जगह हम लिख सकते हैं 1840 एम ई रूट ओवर के ई डैश डिवाइडेड बाई √2 रूट एम ई रूट ओवर के ई। √2 कट गया, एम ई √2 एम ई कट गया, तो आंसर में अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ रूट ओवर के ई डैश बाई के ई 1 बाई रूट ओवर 1840, दोनों साइड से रूट हटा दो तो 1/1840 इक्वल्स टू के ई डैश बाई के ई। दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। ट्राई करना सारे क्वेश्चंस ट्राई करने के, जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं मार्क द क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू मी, ठीक है। बाय।